चलो अभी हम एवरेज वाला करते हैं, बेस स्टॉक, रिप्लेसमेंट स्टॉक, स्टैंडर्ड प्राइस पे स्टॉक एंड ऑल दिस थिंग्स फटाफट से। पहला एवरेज वाला खत्म कर देते हैं, राइट। See everyone, illustration 11, page number is 98 of your module. Okay. Receipt and issues of an item of a stores are made as follows. There was no balance before 9th of January. That means they wanted to say that there was no opening balance. Everyone. Then on 9th of Jan, there was a receipt of 10 units and the price was 17. And then 19th ko there was a receipt of 25 units and the price was 10. Everyone. Thereafter, on 20th and 29th, you have issued a 10 units and 20 units. And on 30th, again there is a receipt or at the rate of 8. तो सेम वे फेब का इंफॉर्मेशन दिया है, देयर आर रिसिप्ट्स एंड देयर आर इशू, एंड मार्च में देयर इज वन रिसिप्ट एंड वन इशू. व्हाट इज अ सिंपल एवरेज ऑफ द फेब्रुवरी का रिसिप्ट्स? Now be very clear, simple average is removed from the history. It is not allowed. वो permitted ही नहीं है. समझ में आ रहा है? लेकिन क्योंकि ये क्वेश्चन बोल रहा है तो हम करेंगे, अदरवाइज इट इज नॉट अलाउड. उन्होंने क्या पूछा है? सिर्फ सिंपल एवरेज पूछा है. कौन से मंथ का? फेब का. तो ये तुम्हारा फेब है. तो फेब के मंथ में कितने रेट्स है तुम्हारे पास? तो एक 12 रुपीज का रेट है और एक 16.19. ये दो ही रेट्स है रिसिप्ट्स का. सो इसका अगर मुझे सिंपल एवरेज अगर निकालना है तो मेरा सिंपल एवरेज फॉर द मंथ ऑफ विच? फेब. फॉर फेब का रिसिप्ट्स विल बी हाउ मच? 12 प्लस 16.9. क्योंकि दो रेट्स है तो आई हैव टू डिवाइड बाय 2. अगर 3 रेट होता तो आई वुड डिवाइड बाय 3. 4 रेट होता तो ऐड करने का चारों को डिवाइड बाय 4. सो दैट्स अ सिंपल एवरेज. सो व्हाट इज द सिंपल एवरेज रेट? 14.45. So this is your simple average rate for Feb. फिर क्या पूछा है? What are the moving monthly simple average price for Jan and Feb and Feb and March? Now what is this moving average? Now see, moving average का मतलब average का average. What is moving average means? Average का average. यानी अगर तुमको बोला जैन एंड फेब का मूविंग एवरेज निकालो तो पहले जैन का एवरेज निकालने का सिंपल एवरेज, फेब का सिंपल एवरेज निकालने का, और फिर ये दोनों का एवरेज निकालने का. आर यू गेटिंग इट? तो अगर फेब और मार्च का बोला है तो पहले फेब का एवरेज निकालने का, फिर मार्च का निकालने का, फिर क्या करने का? फेब का एवरेज प्लस मार्च का एवरेज, उसका एवरेज. एम आई क्लियर? सो नाउ द सेकेंड वन अगर हमको चाहिए, सेकेंड वन मूविंग सिंपल एवरेज. ओके, मूविंग सिंपल एवरेज तुम्हारे लिए आई राइट हियर मींस एवरेज का एवरेज. एवरीवन क्लियर है? एवरेज का एवरेज. तो पहले किसका बोला है? जैन एंड फेब का. एक फेब का तो एवरेज हमको पता है कितना आया. फेब का एवरेज 14.45. लेकिन जैन का अभी तक एवरेज हमने निकाला नहीं तो पहले वो निकालेंगे. तो एवरेज ऑफ जैन, जैन में कितना रेट से देखो रिसिप्ट का? 3 रेट से, 17, 10 एंड 8. एवरीवन. तो 17 प्लस 10 प्लस 8 3 है तो डिवाइड बाय 3. एवरीवन. तो ये कितना आया? 11.67. Therefore, moving average of what? Of Jan and Feb will be, बोलो, Jan का एवरेज प्लस फेब का एवरेज, एवरीवन, डिवाइड बाय हाउ मच? 2.
अगर जैन टू मार्च बोलते थे तो जैन फेब मार्च तीनों का एवरेज निकालते थे। चलो जैन का एवरेज हमारा कितना आया अपने को 11.67 और फेब का एवरेज हमने पहले ही निकाला था 14.45 डिवाइडेड बाय 2, तो ये कितना आ रहा है 0.6। एक क्लियर है। नाउ दे वांट मूविंग एवरेज ऑफ व्हाट फेब एंड मार्च, तो मूविंग एवरेज ऑफ फेब टू मार्च विल बी फेब का एवरेज प्लस विच एवरेज मार्च का एवरेज। मार्च का एवरेज अभी तक निकाला नहीं है, लेकिन मार्च में देखो एक ही प्राइस है तो एवरेज यही आएगा 20 ही आएगा। एक क्लियर है। तो दैट मीन्स दिस विल बिकम फेब का एवरेज ऑलरेडी हमने निकाला है जो कितना आया था 11.67 प्लस मार्च का एवरेज कितना है, हाँ फेब का मैंने जैन का लिखा राइट, 14.45 प्लस 20/2 कितना आया, ये समझ में आया तुमको। सो ये अपना ये वाला ये वाला ये वाला है ये वाला क्लियर है। सो वी हैव डन फर्स्ट वन एंड सेकेंड। नाउ if a weighted average is used for pricing issue, means issue is at weighted average, how does the value of the balance in the stock change during Jan? तो जैन का क्या स्टॉक का वैल्यूएशन होगा, and if the weighted average price is calculated at the end of each month and is then used for pricing the issue and is then used for pricing the issue of that month, then what will be the value of the month end का balance। okay, तो ठीक है, सबसे पहले तो नॉर्मल वेटेड एवरेज करेंगे हम। ओके, सो स्टॉक वैल्यूएशन स्टेटमेंट एज पर वेटेड एवरेज, लेट अस स्टार्ट टुगेदर। ये लिखना है तुमको, क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन नंबर 11 पेज नंबर 98। डन एवरीवन, चलो let us draw। we want how many parts, 3 parts, receipt, issue and the payment, also and the balance। हो गया ना सबका। हो गया सबका ड्रॉ करके, चलो बाय। this is my stores ledger as per we are doing weighted average। okay, this is my date ka column, this is my receipts, these are my issue to the production and this is my balance। this will be my quantity, this will be my rate, this will be my amount, quantity, rate and the amount। come on, quantity, rate and the amount everyone। चलो now ओपनिंग में कुछ भी नहीं है। on 9th Jan we have received 10 at the rate of 17, so come on go there, write down 9th Jan, year is not given so you please write it as it is,
9th जैन को 10 यूनिट्स आया, रेट क्या था 17 का, सो दैट बिकम्स 170 एवरीवन. So 10 units at the rate of 17, that becomes 170. Clear है? Then after 9th Jan, your next one is on 19th again we have received. So next is तुम्हारा 19th Jan को we have received how much? 25 at the rate of 10. So 25 at the rate of 10, that is 250. Everyone, now see, अभी एवरेज चल रहा है तो एवरीथिंग विल गो इन वन ओनली. क्लियर है? तो ये जो 10 था और ये 25 अभी एक ही लॉट बन जाएगा कितने का? 35 का. एंड ये 170 प्लस 250 ये बन जाएगा 420. एंड देन यहाँ पे बाजू में ही वर्किंग बताओ. वेटेड एवरेज रेट जो है ये अपना टोटल अमाउंट कितना है 420 डिवाइड बाय टोटल क्वांटिटी कितना है 35. एम आई क्लियर? क्या रेट आ रहा है? So this 12 is your weighted average rate of 2 lots. A clear? क्लोज करो 19th. एंड देन फिर आफ्टर 19th क्या है तुम्हारा? इशू है 20th को कितने का? 10 यूनिट्स का. तो जाओ 20th जैन को इशू में 10. अभी कौन सा लॉट एंड ऑल कोई फर्क नहीं गिरेगा. यू हैव मेड इट वन लॉट ओनली विद द वेटेड एवरेज प्राइस. एवरीवन, व्हाट इज द वेटेड एवरेज प्राइस तुम्हारा? 12. सो दैट कम्स टू 120. सो 35 में से 10 गया, बचा कितना? 25 एवरीवन. एंड 420 में से 120 गया, बचा कितना? 300. अभी रेट निकालो, तुमको 12 ही आएगा. दिस इज नॉट हैपनिंग इन सिंपल एवरेज. सिंपल एवरेज में ये नहीं होता है क्योंकि है ना वेट्स तुम नहीं दे रहे हो क्वांटिटी को, तो एक का बेनिफिट दूसरे को पास ऑन होता है रेट का कि जब तुम सिंपल एवरेज करते हो. तो इसीलिए ये वाला चीज जब निकालते हैं ना, ये वाला, तो क्या करते हैं? बैलेंसिंग फिगर निकालते हैं, दिस माइनस दिस, बिकॉज इट विल नॉट मैच. समझ में आ रहा है? लेकिन ये प्रॉब्लम कभी भी तुमको किस में नहीं आएगा? वेटेड एवरेज में नहीं आएगा. क्लियर है? चलो, तो ये कितना हो जाएगा बोलो? ये 12 ही होगा. देन 20th के बाद नेक्स्ट क्या है? 29 को फिर से क्या है? इशू है ना. फिर से इशू है कितना? 20. सेम लॉट में से ही जाएगा. तो 25 में से 20 गया, 5 बचा, ये भी 12 पे ही जाएगा. $60 बचा. डन. चलो, फिर उसके बाद 30th को है इशू या रिसिप्ट. रिसिप्ट. सो 30th जैन को वी हैव रिसीव्ड 15 एट द रेट ऑफ 8, जो कितना बनेगा? 120. नाउ सी, दो लॉट है, एक ऑलरेडी जो बिगिनिंग में है और ये अभी जो आया. तो ये 5 प्लस ये 15 तुम्हारा क्वांटिटी में हो जाएगा 20. मिक्सअप करने का उनको. एंड अमाउंट को भी एड अप कर दो. 60 प्लस 120 बन जाएगा 180. और यहाँ पे और एक वेटेड एवरेज रेट हम निकालेंगे. सो वेटेड एवरेज रेट विल बी 180 डिवाइडेड बाय 20. एक क्लियर है? दैट इज 9. सो दिस इज योर सेकेंड वेटेड एवरेज रेट. एवरीवन, चलो अभी जैन में कुछ है खत्म. जैन, लेट अस कम टू फेब. 13 फेब को रिसिप्ट हुआ 20 एट द रेट ऑफ 12. सो 13th फेब को वी हैव रिसीव्ड 20
at a rate of 12, that is 240. Again 2 lot हो रहा है. Come on, what you will do? You'll, yes, you'll sum up. So 20 plus 20 कितना हो गया अभी? 40 का क्वांटिटी हो गया एंड अमाउंट हो जाएगा 180 प्लस 240. क्लियर है? दैट इज 420. अगेन और एक बार हम यहाँ पे क्या निकालेंगे? वेटेड एवरेज रेट विच इज 420 डिवाइडेड बाय 40. एवरीवन कितना है? 10.5. चलो 13 फेब के बाद नेक्स्ट क्या है तुम्हारा? 27 फेब. 10 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 16.9. 27 फेब को 10 यूनिट्स एट द रेट ऑफ कितना बोला है? 16.90. सो दैट इज 169. एवरीवन फिर से हम ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 50 एंड ये हो जाएगा 9, 8, 589. वन मोर वेटेड एवरेज रेट, that will be 589 divided by 50. कितना आया? 11.78. Everyone चलो 27 फेब हो गया अपना. अभी नेक्स्ट क्या है देखो, ये हो गया ना. अभी 28 को इशू है 40 का. सो 28 फेब हमने एक ही लॉट बनाया है तो नो इश्यूज. 50 में से 40 चला गया एट द रेट ऑफ 11.78 एंड बचा 10 एट द रेट ऑफ 11.78. कितना आ रहा है? 4. इधर बचा हुआ सब डिजिट दे दो डायरेक्टली माइनस करके. इज इट 118? करेक्ट है ना एवरीवन? चलो अभी 28 फेब हो गया हमारा ये. अभी मार्च को देर इज अ रिसिप्ट ऑफ 20 एट द रेट ऑफ 20. सो कौन से मार्च को है? 30th मार्च को. सो 30th मार्च को 20 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 20, that is 400. Add up 30 units and this will be 518. Again one more time we'll calculate the weighted average rate for this date. 518 divided by 30 कितना आ रहा है? 17 point. बहुत ज्यादा डिजिट है क्या? तो 66 रिकरिंग है ना. हाँ तो ये रिकरिंग उधर लिख के रखने का हमेशा ऊपर, तो आगे चल के भी उसको लेने का मल्टीप्लाई करते वक्त यू विल गेट अ राउंड फिगर. चलो अभी क्या है? 31st मार्च को देयर इज एन इशू. देयर इज एन इशू ऑफ हाउ मेनी यूनिट्स? 20 यूनिट्स. सो 20 यूनिट्स का इशू 30 में से होगा तो बैलेंस 10 बचेगा at 17.276666 and ये 17.276666. एवरीवन चलो ये कितना आ रहा है देखो, ये आएगा 173. ये कितना आ रहा है? बस हो गया, डन. अभी राउंड ऑफ करने का, अमाउंट को राउंड ऑफ कर दो डायरेक्टली. एक क्लियर है एवरीवन? सो जिन्होंने यहाँ पे बाजू में नहीं किया है ना, वहां पे नीचे वर्किंग में
जब तुम वेटेड एवरेज रेट कैलकुलेशन लिखोगे तो हर वक्त यहाँ पे डेट लिखने का, ये कौन सा डेट का है 19th जैन का, ये कौन से डेट का है 30th जैन का, एम आई क्लियर। ये कौन सा है 13th फेब का, ये कौन सा है 27th फेब का, क्लियर है। और ये कौन सा है 30th मार्च का। दिस इज वेटेड एवरेज एज इन व्हेन दो लॉट्स आया, इमीडिएटली हमने उसका क्या निकाला, उसको मर्ज करके एक वेटेड एवरेज रेट निकाला, क्लियर है। अभी जो तुमको नेक्स्ट बोला गया है दैट इज सी, फोर्थ वाला पढ़ो। इफ अ वेटेड एवरेज प्राइस इज कैलकुलेटेड एट द एंड ऑफ द, यानी जैसे ही लॉट आता है इमीडिएटली नहीं, तुम पहला पूरा लॉट्स लोगे एंड सब लॉट का मिलके तुम एक वेटेड एवरेज रेट निकालोगे एट द मंथ एंड, समझ रहा है। फिर उसके बाद क्या करना है, इफ अ वेटेड एवरेज प्राइस इज कैलकुलेटेड एट द एंड ऑफ ईच मंथ एंड इज देन यूज्ड फॉर व्हाट, प्राइसिंग द इश्यू ऑफ दैट मंथ, यानी पहला पूरा उस मंथ का सारा रिसिप्ट्स को कलेक्ट करो, उसका वेटेड एवरेज रेट निकालो एंड फिर उस मंथ का जो भी इशू है वो उस रेट पे करो। अभी यहाँ पे ना यू विल नॉट थिंक अबाउट द डेट्स, इशू पहले आया तो रिसिप्ट बाद में आया तो डोंट थिंक अबाउट दैट बिकॉज दे हैव सेड दैट, उन्होंने बोला है पहले पूरे मंथ का एंड में रेट निकालो। ये समझ में आ रहा है एवरीवन? तो नाउ एवरीवन डिड विद दिस ना, सो जस्ट एक देखो फिर उसके बाद तो यू ऑल्सो कैन कैलकुलेट, इट्स वेरी इजी। Okay, see everyone, please 2 minutes. So weighted average at the end of each month. Everyone, सबसे पहला मंथ कौन सा है तुम्हारा जनवरी, तो जनवरी में ओपनिंग बैलेंस तो नहीं है एवरीवन, तो लेट अस टेक ऑल द रिसिप्ट्स ऑफ जैन। सबसे पहला क्या करने का, सारा रिसिप्ट्स लेने का। तो कितना रिसिप्ट है, 1 2 और ये एक 3, तो आई विल टेक दैट। पहला कौन सा है 9th का है, 9th को कितना यूनिट्स आया 10 एट द रेट ऑफ 17, तो ये हो गया 170 एवरीवन। तो आई विल गो टू द बैलेंस, आई विल राइट हियर 10 एट द रेट ऑफ 17 एंड 170, एक क्लियर है। देन फिर उसके बाद 9th के बाद मेरा जैन में नेक्स्ट रिसिप्ट कब है 19th को, कितने का 25 एट द रेट ऑफ 10, सो आई विल राइट हियर 19th को 25 at the rate of 10, that is 250. So when I go to balance, now I will not do the weighted average immediately, I have to do it at the month end, तो मैं इसको ऐसे ही लिख के रखूंगी, समझा। 25 at the rate of 10 and 250. I'll not even take the total, nothing I'll do everything at the month end, clear है। फिर नेक्स्ट रिसिप्ट मेरा कौन सा है 30th जैन का, कितना 15 एट द रेट ऑफ 8, सो 30th को 15 एट द रेट ऑफ 8 कितना, ओके। सो नाउ 10 at the rate of 17 is 170, 25 at the rate of 10 is 250 and 15 at the rate of 8 is, this is the end, this is the end. So now I'll calculate it, my weighted average rate, इतना ही हुआ है ना रिसिप्ट्स टोटल, so my total is 50 and the amount is 540 everyone। फिर इमीडिएटली तुम वर्किंग में बताओ या मैं साइड में बता रही हूँ, ओके। So I'll say weighted average rate at the end of Jan. So weighted average rate
at the end of Jan will be 540 divided by 50, that is 10.8. तो ये आएगा 10.8। अभी ये रिसिप्ट के बाद फिर मेरा किस चीज का होगा, इश्यू का होगा एंट्री। मैं डेट वाइज नहीं जाऊंगी यहाँ पे, मैं पहले सारा रिसिप्ट लिखूंगी एंड फिर उसका एक रेट निकालूंगी एंड उस रेट पे मैं सारा इशू करूंगी। क्लियर है? तो जैन में मेरा जो इशू है वो ये 10 है और ये 20 है, दोनों भी क्या रेट पे होगा, 10.8 पे ही होगा। आर यू गेटिंग इट? तो मेरा 10 भी 10.8 पे और मेरा फिर क्या है 20, वो भी कितने पे होगा, 10.8 पे। ये समझ में आ रहा है? यानी ये मेरा रिसिप्ट्स है और ये मेरा इशू है। सो दिस इज 20 and 29। I can write here 20 and 29। समझ में आया? So then this is 108 and this is 216। Now my balance will be how much? 30 चला गया 50 में से, तो बचा कितना, 20 at the rate of 10.8। So ये कितना हो जाएगा, 2। आई होप तुमको समझा है। अभी ऐसे ही हम किसका करेंगे, फेब का। फेब का सारा ट्रांजैक्शंस पहले लिख लेंगे, सारा लॉट्स लिख लेंगे, फिर एट द एंड ऑफ फेब हम उसका क्या निकालेंगे, वेटेड एवरेज रेट। चलो अभी फेब के लिए देख लेते हैं। लेट अस सी फॉर द फेब। नाउ फॉर द मंथ ऑफ फेब यू कैन सी रिसिप्ट कितना है, 1 और 2, 13th और 27th को। सो 13 को 20 एट द रेट ऑफ 12, दैट कम्स टू 240। करेक्ट है? नाउ ऑलरेडी एक लॉट ऊपर से नीचे आएगा, 20 एट द रेट ऑफ 10.8, दैट इज 216 एंड ये अभी ऐड हो जाएगा 20 एट द रेट ऑफ 12। लेकिन इसको पहले मिक्सिंग नहीं करेंगे, मंथ एंड को ही करेंगे। तो ये एक हो गया मेरा 13th का। फिर बाद में और एक डे है जब मैंने परचेज किया है फेब में, दैट इज ऑन 27th, 10 एट द रेट ऑफ 16.9। सो 27 को 10 एट द रेट ऑफ 16.9 ना, दैट इज 169। एक क्लियर है? So now this will be 20 at the rate of 10.8, that is 216, 20 at the rate of 12, that is 240, and 10 at the rate of 16.9, that is 169। I guess this is the end of Feb। और कुछ नहीं है ना Feb में, ये दोनों भी हो गया रिसिप्ट। सो सब रिसिप्ट खत्म। फिर हम निकालेंगे इसका क्या, वेटेड एवरेज रेट। सो अगेन दिस इज 50 एंड ये कितना आ रहा है, 625 25 ना, करेक्ट है ना? नाउ आई कैलकुलेट वेटेड एवरेज रेट एट द एंड ऑफ फेब will be 625 divided by 50, कितना आ रहा है, and this is my weighted average rate which will be used while making any issue in the month of Feb। एक क्लियर है? तो अभी इसको मैं रिसिप्ट सारा लिख लिया हमने फेब का। अभी हम फेब का क्या करेंगे, इशू लिख लेंगे। तो फेब में जो इशू है तुम देख सकते हो, फेब का इशू कब है, 28 को, कितने का है, 40 का है। सो 28 को 40 डायरेक्टली इशू होगा, इशू होगा एट द रेट ऑफ 12.50 एवरीवन, एंड बचता है 10 एट द रेट ऑफ 12.50, 500। Am I clear? So that is my which month, Feb। खत्म। अभी क्या आएगा अपना, मार्च।
चलो पहले क्या लेंगे, सारा रिसिप्ट्स, रिसिप्ट्स में एक ही है 30 मार्च को, 20 एट द रेट ऑफ 20, so 20 at the rate of 20, that is 400, and now ऊपर वाला पहला लॉट 20 at the rate of 20, 400, and now this is 30, 525. I'll calculate now weighted average rate, इतना ही रिसिप्ट्स है क्योंकि तो weighted average rate will be 525 divided by 30, that is at the end of March. 525 divided by 30 कितना आया? एक क्लियर है सबको? अभी सिर्फ एक ही इशू है मार्च का, वो भी 20 का है. यू कैन सी इशू 20 ऑन 31st. सो 31st को 20 का इशू किया, क्या रेट दोगे? 17.5 का, एंड बैलेंस 10 बचता है एट द रेट ऑफ 17.5, दैट इज 170. क्लियर है? इजी, कुछ है ही नहीं, पता नहीं क्यों करने को बोलते हैं. चलो करो, करना है ना ये फटाफट. चलो, I'll be doing either FIFO or LIFO. Then the other one is what you have to do. Rest of the thing is same, only what we have to add up is something known as base stock. Okay, something known as base stock. Now what is a base stock? Base stock यानी ये मेरा बेस है, मेरे को इसको हिलाना नहीं है. तुम कुछ भी करो, कोई भी मेथड फॉलो करो, मुझे इसको ऐसा ही रखना है. That is known as base stock method. Everyone. तो इसमें कुछ अलग नहीं आएगा, सिर्फ जो तुम्हारा बेस है उसको कभी भी टच नहीं करने का. वो लॉट को हमेशा कैरी डाउन करते जाओ, लेकिन उसको कभी भी टच नहीं करोगे. एम आई क्लियर? उसको क्या बोलते हैं? बेस स्टॉक मेथड. The stock of the material held on 1st April 22 was 400 units at the rate of 50 per unit. So this is your opening stock. Now the following receipts and payments were recorded. You are required to prepare the store's ledger account showing how the value of issue would be calculated under base stock method, both through FIFO and LIFO. तो तुम कोई भी एक मेथड फॉलो कर सकते हो. हम क्या लेंगे? LIFO ले लेते हैं पहला, क्योंकि FIFO तो एक हमने किया था. तो लेट्स डू LIFO. एंड व्हाट इज द बेस? अपना बेस कितना है? 100 यूनिट्स. तो 100 यूनिट जो तुम्हारा पहला वाला लॉट रहता है, अभी पहला वाला लॉट यहाँ पे तुम्हारा ओपनिंग स्टॉक है, तो तुम्हारा ओपनिंग स्टॉक में कितना है? 400 यूनिट्स है. तो 400 को दो पार्ट में डिवाइड कर दो. इसमें से तुम्हारा 100 यूनिट्स जो है ये तुम्हारा क्या बनेगा? बेस स्टॉक. इसको हिलाने का नहीं, इसको एवरी टाइम वैसे के वैसे कैरी फॉरवर्ड करते रहोगे. क्लियर है? सो 100 एट द रेट ऑफ व्हाट? 50. एंड बैलेंस जो बचता है क्या? 300 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 50. ट्रीट दिस एज अ नॉर्मल. आर यू गेटिंग इट? ट्रीट दिस एज अ नॉर्मल. बस इसको हम अलग से रखेंगे. एम आई क्लियर? तो लिखते वक्त वहां पे स्टेटमेंट में तो लिखोगे ये 100, लेकिन उसको ऐसे समझो उधर लिखा ही नहीं है और उसको टच भी नहीं करने का. एवरीवन. तो अगर मैं तुमको यहाँ पे स्टेटमेंट में अगर बताऊं फीफो वाला, तो 1 अप्रैल 22 को कितना यूनिट्स था? 400 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 50. तो 400 को दो पार्ट में डिवाइड किया. एक ये बेस वाला है 100 एट द रेट ऑफ 50, एंड देन बैलेंस कितना आया? 300 एट द रेट ऑफ 50. एक क्लियर है? ये दो लॉट कर दिया उसको हमने. अभी क्या हो रहा है देखो, आफ्टर दैट देयर इज एन रिसिप्ट ऑफ हाउ मच? 100 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 55. तो कौन से कॉलम जाएगा? रिसिप्ट के कॉलम में.
तो रिसिप्ट के कॉलम में 100 एट द रेट ऑफ 55, 5500। तो अभी ओवरऑल कितने लॉट बनेंगे? 3 लॉट। एक ये 100 ऑफ 50, ये फर्स्ट, दूसरा 300 ऑफ 50 एंड तीसरा ये जो अभी हमने खरीदा 100 ऑफ 55। तो ये 3 लॉट अपने पास अभी है। एक क्लियर है? नाउ उसके बाद इशू है कितने का? 400 यूनिट्स। अभी ये वाला जो हम बता रहे हैं, मैं बता रही हूँ, वो कौन सा है? फीफो है। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में याद रखो ये 3 लॉट है, लेकिन इसमें से तुम इसको हाथ नहीं लगाओगे। एम आई क्लियर? क्योंकि ये तुम्हारा क्या है? बेस स्टॉक है। तो तुमको 400 चाहिए ना, तो पहला ये यूज करोगे 300 एट द रेट ऑफ 50, बचा हुआ 100 ये ले लो। तो यानी ये दोनों भी लॉट चला गया, तो बचता है सिर्फ तुम्हारा बेस स्टॉक। तो ये तुम्हारा बेस स्टॉक है, इसको कभी भी यूज नहीं करने का। एक क्लियर है? देन उसके बाद तुम्हारा 400 का इशू होने के बाद फिर से तुम्हारा परचेज है कितने का? 600 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 55। तो रिसिप्ट में तुम्हारा आ गया 600 एट द रेट ऑफ 55, 33,000। तो ऑलरेडी बैलेंस में तुम्हारे पास बेस स्टॉक है 100 एट द रेट ऑफ 50 एंड अभी कौन सा लॉट आया? 600 एट द रेट ऑफ 55। तो नाउ यू हैव 2 लॉट्स जिसमें से यू विल नेवर टच योर बेस लॉट। जो भी इशू होगा वो ये 600 में से होगा। क्लियर है? फिर नेक्स्ट टाइम आपका इशू है कितने का? 400 यूनिट्स का। तो 400 यूनिट्स इशू करते वक्त इस 600 में से होगा। एग्रीड? तो इसका रेट है 55, तो 55 पे 400 हुआ। अभी बैलेंस ये 100 बेस स्टॉक वैसे ही आएगा। 600 में से 400 गया, बैलेंस कितना बचा? 200। इजी, कुछ है ही नहीं ना। अभी नीचे आते वक्त पहला तो बेस स्टॉक लिखेंगे ये वाला, एंड दूसरे वाले लॉट में से 200 बचा एट द रेट ऑफ 55 एंड वी हैव अगेन परचेज्ड हाउ मच? 500 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 65। तो रिसिप्ट में आएगा 500 एट द रेट ऑफ 65, ये 32। ए क्लियर? सो कैन आई एक्सपेक्ट दिस क्वेश्चन फ्रॉम यू? अभी लिफो लिफो चालू। I will display it also. Illustration 6, page number 90, give the heading as base stock method. And इसमें तुम क्या कर रहे हो? LIFO. हाँ LIFO करा इसे। लिखते वक्त ही बैलेंस में 2 लॉट बना के रखने का, एक बेस और एक दूसरा। क्लियर? सी, ये ओपनिंग है ना, सबसे पहला प्लीज ये 1 अप्रैल का ओपनिंग तो लिखो कम से कम पहले। जो 400 था, अभी मैं यहाँ पे अगर मैं लाइन ड्रॉ करूँ तो ये 1 अप्रैल का ये यहाँ तक ट्रांजैक्शन ओपनिंग बैलेंस है। ओपनिंग बैलेंस को 2 पार्ट में डिवाइड किया है 400 को, एक 100 और एक 300। ये जो 100 है ये तुम्हारा क्या है? ये तुम्हारा बेस स्टॉक है, इसको कभी भी हाथ नहीं लगाने का। फिर 2 अप्रैल को तुमने 100 परचेज किया एट द रेट ऑफ 55। क्लियर है? यू परचेज 100 एट द रेट ऑफ 55। तो नीचे आते वक्त पहला ये एक लॉट फर्स्ट, ये सेकेंड, और अभी जो परचेज किया 100 वो इधर थर्ड लॉट आ गया 100 एट द रेट ऑफ 55। यानी ये तुम्हारा हो गया 2 अप्रैल का वेट। ये आया तुमको 2 अप्रैल का यहाँ तक, ये 2 अप्रैल तक का है, ये 3 लॉट्स। ठीक है? अभी फिर तुम उसके बाद कितना इशू कर रहे हो? 400। नाउ यू आर फॉलोइंग विच मेथड? LIFO, लास्ट इन फर्स्ट आउट। अभी तुम मुझे बोलो 3 लॉट है, 1 2 3, इसमें से लास्ट कौन सा है? ये 100।
पहले इसको बाहर निकालो, तो 100 एट द रेट ऑफ क्या है इसका 55 हो गया 5500। लेकिन हमको कितना देना है 400, तो 100 गया, अभी और कितना चाहिए 300। अभी उसके बाद का लास्ट कौन सा है ये 300, तो ये 300 आ गया एट द रेट ऑफ 50। समझ रहा है? एंड फिर बैलेंस ये ऊपर वाला ये तुम्हारा बेस स्टॉक जो है उसको हम हाथ ही नहीं लगा सकते, तो वो वैसे के वैसे बच गया 100 एट द रेट ऑफ 50। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। चलो करो, आएगा ना? वरना मेरे को करने में कोई इशू नहीं है, बट देन इफ यू आर नॉट एबल टू डू दिस लीफो फिफो, आगे क्या करोगे? हाँ क्वेश्चन बता रही हूँ। प्लीज चेक योर आंसर। व्हाट्स योर आंसर? Okay, so this is as per LIFO, where your base stock will always remain untouched. क्लियर है? अच्छा, लीफो फीफो में क्या होगा? 700 यूनिट आएगा या कुछ अलग आएगा? फीफो में, ये लीफो था ना, फीफो में कुछ अलग आएगा? यूनिट विल ऑलवेज रिमेन सेम। याद रखो, तुम कोई भी मेथड करो, तुम सिर्फ वैल्यूएशन उसका चेंज कर रहे हो स्टॉक का, थोड़ी ना अंदर जो पड़ा हुआ स्टॉक है वो थोड़ी ना बदलने वाला है। वो 700 है तो वो 700 ही रहेगा, सिर्फ क्या चेंज होगा ये वैल्यूएशन। क्लियर है? सो फीफो में तुम्हारा यू कैन सी हियर, ये है ना फीफो लास्ट डेट। हाँ, ये फीफो, वेट, यही है 15 जून इज द लास्ट। You can see here 700, सिर्फ what will change is value। वो भी ज्यादा डिफरेंस नहीं रहता है, थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। क्लियर है एवरीवन? ये क्लियर है बेस स्टॉक? चलो अभी हम क्या करते हैं पता है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे करते हैं। क्वेश्चन एक ये रहा। नाउ रिप्लेसमेंट प्राइस में क्या होता है पता है? जो तुम्हारा इशू होता है ना, इशू, वो एक रिप्लेसमेंट प्राइस पे होता है। इसका मतलब क्या, देखो अभी ये तुम्हारा गोडाउन है, पहले 100 यूनिट्स आया, जो भी रेट से परचेस किया वो रेट से आया। फिर तुमने 200 का परचेस किया, जो भी रेट मार्केट में चल रहा था वो रेट से तुमने परचेस किया। अभी अंदर कितना पड़ा है 300, करेक्ट है? फिर से तुमने 200 परचेस किया, जो भी रेट था वो रेट पे, अभी अंदर कितना पड़ा है 500। अभी क्या हुआ, 500 में से तुमने 100 इशू किया, तो इशू करते वक्त उसका जो तुम रेट लेते हो वो या तो फीफो लीफो या एवरेज के हिसाब से लेते हो। लेकिन अभी क्या करने का, रिप्लेसमेंट प्राइस में क्या बोलता है पता है? जब तुम इसमें से 100 निकालते हो तो ये 100 को वापस भेजने के लिए, उसको रिप्लेस करने के लिए मार्केट में जो रेट चलेगा वो रेट पे इशू करो। आर यू गेटिंग इट? That means the issue will not be based on your LIFO, FIFO or weighted average. It will be based on your replacement price. Everyone, what will be based on replacement price? Issue, यानी तुम्हारा रिसिप्ट नॉर्मल रहेगा, एंड कौन सा लॉट है क्या लॉट है इररिलेवेंट, यानी सीधा टोटल करते जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एम आई क्लियर? वो डायरेक्टली टोटल में से जाएगा एंड इशू विल बी एट विच प्राइस, रिप्लेसमेंट प्राइस। तो जब जब इशू होगा उस डेट का दे हैव टू गिव यू विच प्राइस, रिप्लेसमेंट प्राइस।
फॉर एग्जाम्पल इफ इन दिस क्वेश्चन अगर तुम देखो क्वेश्चन नंबर 9, ओपनिंग बैलेंस में 400 यूनिट्स था एट द रेट ऑफ 4, फिर रिसीव किया तुमने यानी आया, और इशू किया, कौन से डेट को इशू किया तुमने, यानी 15 मार्च को, रिप्लेसमेंट प्राइस क्या रहेगा, दे हैव टू गिव यू। फिर उसके बाद फिर से रिसीव्ड है एंड फिर से इशू हुआ, कौन से डेट को इशू हुआ, तो 20th मार्च को रिप्लेसमेंट प्राइस क्या था, दैट दे हैव टू गिव यू। फिर रिसीव्ड हुआ, फिर से इशू हुआ, कौन से डेट को, तो 26th मार्च को रिप्लेसमेंट प्राइस क्या था, दैट दे हैव टू गिव यू। देन फिर से इशू हुआ, कौन से डेट को, तो इस डेट को रिप्लेसमेंट प्राइस, यानी 4 रिप्लेसमेंट प्राइस की जरूरत है अभी ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो यू कैन सी हियर रिप्लेसमेंट प्राइस एट वेरियस डेट्स आर गिवन टू यू। 15th मार्च के लिए दिया हुआ है, 20th मार्च के लिए दिया हुआ है, 26 का दिया हुआ है एंड 30। क्लियर है? यहाँ पे कौन से लॉट में से जा रहा है एंड ऑल इररेलेवेंट, समझ में आ रहा है? क्लियर? only thing is that whenever there will be an issue, the issue will be made at which price? Replacement price. Clear? Let's solve together. Give the heading replacement price method. Replacement price method. Here issue will be made at a replacement price, on that particular date, comma, it will be irrelevant whether the stock is out of first or second lot. Here it is irrelevant whether the stock is out of first or second lot. Everyone? Chalo, let's start. Please draw up the things. Okay, these are my receipts. Done everyone, na? Issue and the balance, quantity, rate and the amount. Let's start everyone. Opening balance will be on the 1st March. सब मार्च का दिया है तो I'll write here only मार्च का 1st. ओपनिंग बैलेंस में कितना यूनिट्स है, 400 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 4, तो 400 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 4, ये बन गया 1600. एवरीवन? चलो फिर उसके बाद क्या है, रिसीव्ड है 10th मार्च को, तो 10th मार्च को रिसिप्ट में 100 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 4.10, दैट इज 410. एवरीवन सी, जब कौन सा जाते वक्त कौन से लॉट में से है, आर यू गेटिंग इट, ये इररेलेवेंट है, यानी किसी भी लॉट में से हो सकता है, दैट टाइम सीधा सब ऐड करके लिख डालो, यानी ऑलरेडी 400 है, उसमें ये 100 आ गया, कितना हो गया तुम्हारा 500, समझ रहा है? एंड द अमाउंट विल बी 1600 प्लस 410, कितना हो जाएगा 2010. एंड जिसको लॉट मेंटेन करना है कर सकता है, लेकिन कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज दिस इज नॉट लीफो फीफो एंड इवन वेटेड एवरेज, दिस इज अ रिप्लेसमेंट प्राइस. क्लियर है? अभी देखो, अभी 10th के बाद, रिसिप्ट के बाद इशू है 15th मार्च को, कितने यूनिट्स का इशू है, 300 यूनिट्स, हमने जॉब XY को भेजा है. नाउ सी 300 को कौन से प्राइस से इशू करेंगे, रिप्लेसमेंट प्राइस, दैट इज 4.20. एवरीवन, दिस इज अ रिप्लेसमेंट प्राइस, कितना आ रहा है
1260 ना एवरीवन इधर देखो 500 में से 300 चला गया बचा कितना 200 अभी इधर अमाउंट लिखते वक्त यू शुड ऑलवेज डू 2010 था इसमें से ये 1260 माइनस करने का समझा इसीलिए है ना वो कौन से लॉट में से है ना वो इररेलेवेंट हो जाता है क्लियर तो ये कितना आया अमाउंट 750 क्लियर चलो 15th के बाद नेक्स्ट क्या है तुम्हारा 17th मार्च 17th मार्च को रिसीव्ड हुआ 200 एट द रेट ऑफ 4.30 दैट अमाउंट कम्स टू 860 चलो अभी मुझे तुम बोलो क्या मैं दो लॉट करूं या डायरेक्टली ऐड कर दूं डायरेक्टली ऐड तो ये 200 और ये 200 400 है हमारे गोडाउन में एंड ये 750 और ये 860 मिलके उसका वैल्यू कितना हो जाएगा ये समझ में आया सबको ओके तो ये 17th का हो गया अपना अभी 17 के बाद 20th को इशू है 250 सो 20th को इशू है अपना 250 का एवरीवन एंड रिप्लेसमेंट प्राइस चाहिए 20th मार्च को 4.40 का है रिप्लेसमेंट प्राइस कितना 1100 अभी मुझे बोलो इधर 400 में से 250 चला गया बचा कितना 150 करेक्ट ना और इधर हम क्या करेंगे बोलो 1610 माइनस 1100 यानी कितना बचता है 510 एक क्लियर है सबको चलो क्लोज कर दो समझा देन 20th हो गया अभी 25th को रिसिप्ट है अपना कितना 400 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 4.40 4.50 हाँ 600 नहीं सॉरी 1800 ना शुड आई ऐड इट मर्ज करूँ ना ये 150 और ये 400 कितना हो जाएगा 550 ये 510 प्लस 1800 कितना ये समझ में आया चलो 25th को हो गया अपना अभी 26th को इशू है भाई कितना इशू है 26 को 200 इशू विल बी एट अ रिप्लेसमेंट प्राइस 26 को रिप्लेसमेंट प्राइस है 4.60 कितना 550 में से 200 चला गया बचा 350 और ये बन जाएगा 2310 माइनस 350 1390 एक क्लियर है चलो 26th हो गया फिर 27th को है ना फिर से क्या है रिसीव्ड है 100 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 4.60 दैट इज 460 सो आई एड इट अप ये हो गया 450 एंड ये टोटल बन जाएगा कितना 1850 एवरीवन चलो 27th के बाद इशू है 300 का 30th को इशू 300 का विल बी एट द रेट ऑफ 4.80 1440 तो बैलेंस कितना बचता है 150 है एंड दिस विल बी 4 so our closing stock at the end of the month is 150 units valued at how much rupees 410 as per which method replacement price method समझा
एवरीवन क्लियर है? आगे जाओ। चलो, स्टैंडर्ड प्राइस। नाउ जो इशू होता है ना, इशू या तो हम फीफो के बेसिस पे निकालते हैं, लीफो के बेसिस पे निकालते हैं, या फिर वेटेड एवरेज के हिसाब से निकालते हैं, या फिर रिप्लेसमेंट प्राइस के हिसाब से सोचते हैं, या फिर नाउ द लास्ट वन इज अ स्टैंडर्ड प्राइस। कि भाई एक स्टैंडर्ड प्राइस डिसाइडेड होता है और उसी प्राइस पे तुमको इशू करना है। ये प्राइस कौन डिसाइड करता है? एंटायर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ये कब डिसाइड होता है? स्टैंडर्ड प्राइस एट द बिगनिंग और एट द एंड? beginning. Those who have done group 2 and come, it will always be at the beginning. स्टैंडर्ड प्राइस यानी मैंने बताया ना तुमको, जैसे मैंने बोला एप्पल्स खरीद के लाओ, तो मैंने बोला कि भाई 150 में ही ये मिलना चाहिए, तो वो मेरा स्टैंडर्ड प्राइस है। फिर एक्चुअल में कितना मिला वो अलग बात होता है। तो स्टैंडर्ड को एक्चुअल के साथ जब कंपेयर करते हो, दैट टाइम तुमको जो डिफरेंस आता है उसको हम वेरिएंस बोलते हैं। आई कॉल इट एज वैरिएंस। एवरीवन पक्का? तो इशू विल बी एट विच प्राइस? स्टैंडर्ड प्राइस। जैसे पहले इसमें क्या था? इशू विल बी एट रिप्लेसमेंट प्राइस, अभी इशू विल बी एट स्टैंडर्ड प्राइस। दैट मीन्स स्टैंडर्ड प्राइस हैज टू बी गिवन टू यू एवरीवन। अभी आई विल रीड द क्वेश्चन, देखो। स्टॉक्स आर इशूड एट अ स्टैंडर्ड प्राइस and the following transactions occurred for a specific material. फर्स्ट जैन को ओपनिंग स्टॉक दिया है, फिर परचेज, इशू एंड एवरीथिंग। हर इशू के लिए एक ही प्राइस आएगा। कौन सा प्राइस? स्टैंडर्ड प्राइस। जब भी इशू होगा एक ही प्राइस, स्टैंडर्ड प्राइस। स्टैंडर्ड प्राइस बार बार चेंज नहीं होता है। क्लियर है? नाउ ये यहाँ पे द डेबिट बैलेंस ऑफ प्राइस वेरिएशन, दैट मीन्स वी कॉल्ड इट एज प्राइस वेरिएंस। डेबिट का मतलब होता है एडवर्स, ओके, यानी एक्चुअल प्राइस इज मोर। क्लियर? सो द डेबिट बैलेंस ऑफ प्राइस वेरिएंस ऑन 1st Jan was how much? 20. Show the stock account for the material for the month of Jan, indicating how you deal with the difference in material price variance when preparing the profit and loss account. ये अलग बात है। चलो, how you deal, I can explain you. Those who are new for this inter, उनके लिए ये सब अभी अगर बताऊंगी तो नहीं समझेगा, लेकिन मुझे बताना है। The reason is that few of them have done the group 2, they will understand. तो what are those who have not done at all? तो तुम जब वो चैप्टर करोगे, कौन सा? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, वो तुमको भी है जिसमें हम वैरिएंस कैलकुलेट करते हैं। तो फिर उसके बाद जब तुम ये देखोगे तो वेरी इमीडिएटली तुमको ये समझ में आ जाएगा। क्लियर? या फिर तुम वापस से पूछ सकते हो मुझे। क्लियर? या फिर मैं तुम्हारे लिए एक फॉर्मूला बना के रख देती हूँ। एवरीवन ओके? नाउ एट द बिगिनिंग देयर इज अ प्राइस वेरिएंस ऑफ हाउ मच? 20. क्लियर है? नाउ हाउ डू वी गेट अवर प्राइस वेरिएंस? स्टैंडर्ड प्राइस पर यूनिट माइनस, बोलो, एक्चुअल प्राइस पर यूनिट। यानी हम स्टैंडर्ड प्राइस जो था उसको एक्चुअल प्राइस से हम कंपेयर करते हैं। अगर एक्चुअल प्राइस ज्यादा रहा, अगर एक्चुअल प्राइस ज्यादा रहा तो ये क्या आता है? एडवर्स। क्लियर है? एंड अगर एक्चुअल प्राइस कम आया तो ये क्या होता है? फेवरेबल। क्लियर है? तो दिस into the units, that is the quantity, everyone, is equal to your, correct है? okay, now हमको क्या चाहिए? what do we want? standard price. actually they have done this wrong, the debit balance should not be there anyways. चलो, so now we want the standard price. So now our standard price we don't know, right? So I'll write it as it is. Standard price
पर यूनिट। अगर मैं ये क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करूं तो ये इसका क्वांटिटी से मल्टीप्लाई होगा माइनस एक्चुअल प्राइस और क्वांटिटी से मल्टीप्लाई होगा। करेक्ट है। इज इक्वल टू द वेरिएंस। व्हाट इज द वेरिएंस? 20 is the variance, right? Okay. Now this 20. Okay. Now standard price per unit हमको पता नहीं है, we don't know, we want that into first। ये कब बोल रहे हैं? ये on 1st Jan। तो 1st Jan पे अगर मैं जाऊं, ये 1st Jan है तुम्हारा, तो 1st Jan में क्वांटिटी कितना है तुम्हारा? 10। तो कैन आई से ये इधर 10 रहेगा, ये स्टैंडर्ड प्राइस पर यूनिट इंटू 10 माइनस व्हाट इज आवर एक्चुअल प्राइस? 240। सो 240 एवरीवन इंटू क्वांटिटी कितना है अपना? 10 इज इक्वल टू 20। करेक्ट है। अभी ये इतना जो माइनस वाला पार्ट है ये इधर आ जाएगा, सो दैट इज इक्वल टू 20 प्लस 240 into 10। करेक्ट है। is what is your standard price into the quantity which is what? 10। करेक्ट है। तो your standard price will be 20 प्लस ये कितना हो गया? 2400 डिवाइडेड बाय 10। करो 20 प्लस 2400, 2420 डिवाइडेड बाय 10, 242 is your standard price। एक क्लियर है एवरीवन? जिन्होंने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग किया है वो ही ये सब सोचेगा, जिन्होंने नहीं किया प्लीज बॉस सोचो मत, पागल हो जाओगे। ये नहीं मालूम तुमको कुछ, ठीक है? वो लोग एक अलग हाइट पे पहुंच चुके हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में, ठीक है? तो अभी तुम बोलोगे फिर मिस हमको अगर ये निकालना है तो क्या करेंगे? तो हम इसको एक फॉर्मूला में फ्रेम अप करेंगे। क्या फॉर्मूला बन जाएगा? ये 10 क्या है तुम्हारा? यूनिट्स है। विच यूनिट्स? ओपनिंग यूनिट। ओके, ओपनिंग यूनिट इनटू 240 क्या है? दैट इज योर ओपनिंग कॉस्ट। तो क्या करो बता, डायरेक्टली कैन आई से इसको फॉर्मूला बनाने के लिए आई राइट हियर ओपनिंग स्टॉक का कॉस्ट। ओपनिंग स्टॉक का कॉस्ट, व्हाट इज ओपनिंग स्टॉक का कॉस्ट? 10 यूनिट्स इनटू 240, दैट इज क्लियर है। अभी इसमें वेरिएंस या तो ऐड होगा या तो लेस होगा। क्लियर है। तो अगर उन्होंने यहां पे डेबिट बोला तो क्या करने का? ऐड। ऐड विच बैलेंस? डेबिट बैलेंस। तो कल जाके इनको अगर क्वेश्चन को घुमाना है तो वो क्या कर सकते हैं? क्रेडिट बैलेंस दे सकते हैं। तो ऐड की जगह पे क्या करने का? लेस। एम आई क्लियर? श्योर है? तो चाहिए तो मैं इधर ये भी लिख के रख देती हूं, लेस करने का अगर कौन सा बैलेंस है? ये क्रेडिट बैलेंस। समझा? डिवाइडेड बाय द ओपनिंग क्वांटिटी, ओपनिंग यूनिट्स। What you will get is your standard price per unit. Am I clear everyone? अच्छा, ओपनिंग स्टॉक का कॉस्ट जो भी दिया है वो लिखने का, ऐड अगर वेरिएंस में डेबिट बैलेंस है तो ऐड, अगर वेरिएंस में क्रेडिट बैलेंस है तो क्या करने का? लेस। ओके, डिवाइडेड बाय योर ओपनिंग स्टॉक का यूनिट्स। क्लियर है? तो प्लीज गिव द हेडिंग एज when stocks are issued at standard price. Give the heading as but then they have done, you can assume it that it is a stock, so therefore they have debited it to increase its balance. अच्छा, क्या लिखा? when stocks are issued at standard price। ठीक है, अभी इसमें लिखो
सॉरी इसमें पहला ये लिखो, अंडर दिस मेथड all stocks will be issued at standard price, and therefore it will be irrelevant whether it is from first or second lot. ये बोलो, ये सेम किसके जैसा है? रिप्लेसमेंट प्राइस. आर यू गेटिंग इट? अभी नीचे लिखो, if a standard price is not given, then नीचे लिखो, standard price per unit is equal to opening stock cost then प्लस और माइनस करेंगे क्या इसमें? डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस अपॉन opening stock units, that is the quantity. लिखा? नाउ ये इलस्ट्रेशन नंबर लिखो, इलस्ट्रेशन नंबर 10. पेज नंबर है तुम्हारा 97, पेज नंबर 97. अभी उसमें लिखो नीचे, कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड प्राइस पर यूनिट ऑन फर्स्ट डे ऑफ द, फर्स्ट डे क्या है? 1 Jan. स्टैंडर्ड प्राइस हमेशा बिगिनिंग में होता है. ओके, ऑन 1 Jan इज इक्वल टू, okay, what is your opening stock का cost? 240 into 10, that is 2400, प्लस डेबिट में कितना बैलेंस है? 20 अपॉन ओपनिंग स्टॉक कितना यूनिट्स है? 10 यूनिट्स. डन एवरीवन? आगे जाओ. चलो लेट्स ड्रॉ नाउ. ये 242 किया है ना वर्किंग नोट में तुमने? हाँ बोल. तुम्ही जे बोलले ना डेबिट बॅलन्स असतो तो ऍडव्हर्स असतो, तर तो जो व्हेरियन्स आहे तो निगेटिव्ह असतो. येस, पण त्या लोकांनी आहे ना तिथे हा जो प्राइस आहे ना हे 240 ह्याला स्टँडर्ड समजलेत ते लोक. 240 ला म्हणजे कन्वर्ट केलेलं आहे त्या लोकांनी. सो तुम्ही आता सध्या त्यांच्या फॉर्म्युलाच्या हिशोबाने जा. आता सध्या डोकं नका लावू, म्हणून मी तिला पण तेच बोलले, डोकं नको लावूस. बट देन प्राइस व्हेरियन्स असंच येणार ना आपल्याला, प्राइस ना कंपेअर करून अँड द क्वांटिटी. But I'm happy that you people can, think that, which is really beyond these students to think it. They simply accept whatever is given. चलो चालू करें.
चलो रिसिप्ट, पेमेंट एंड सॉरी पेमेंट किधर से आता है, कैश बुक पढ़ाने जा रही, रिसिप्ट, इशू एंड द बैलेंस, क्वांटिटी, rate and amount. Okay, start. चलो फर्स्ट जैन को, जैन कॉमन है तो जैन में एक ही बार लिखती हूँ. देयर इज एन ओपनिंग बैलेंस ऑफ 10 टन्स एट द रेट ऑफ 240 पर टन. सो 10 एट द रेट ऑफ 240, ये बन जाएगा तुम्हारा 2400. एवरीवन. चलो उसके बाद फिर आता है तुम्हारा फोर्थ जैन, परचेज किया 5 टन्स एंड रेट इज 260. तो ये कितना बन गया, कितना, 1300. नाउ टेल मी, शुड आई मिक्स द लॉट? एक ही कर दूं ना, कोई फर्क नहीं गिरेगा. तो ये 15 एंड एड द अमाउंट का टोटल, दैट विल बी 3700. एक क्लियर है? तो जब तुम कौन से लॉट से इशू करते हो, ये इसका कोई फर्क नहीं गिरने वाला, तो सीधा सम अप कर देने का. क्लियर है? फोर्थ हो गया अपना. अभी इशू आएगा फिफ्थ को, तो फिफ्थ को हम इशू करेंगे 3 टन्स. एंड व्हाट विल बी द प्राइस, द स्टैंडर्ड प्राइस जो हमने निकाला है, दैट इज 242. कितना, 726. इफ 15 में से 3 चला गया, 12 बचा. एंड अमाउंट के लिए व्हाट यू विल डू, बोलो, 3700 माइनस 726, 2974. एक क्लियर है? चलो देन नेक्स्ट फिफ्थ हो गया. अभी आगे है ट्वेल्थ. सो ट्वेल्थ को इशू किया फिर से 4 टन्स. तो 4 विल बी आउट ऑफ दैट 12 ओनली, बचेगा 8. इशू विल बी सेम 242 पे ही होगा. तो ये कितना आ रहा है, 968. तो नाउ दिस बैलेंस विल बी 2974 माइनस 968, जो कितना हो रहा है, 2006. करेक्ट है? चलो ट्वेल्थ हो गया. फिर उसके बाद 13th को परचेजेस है. परचेजेस में आएगा 3 टन एट द रेट ऑफ 250, जो आता है 750. शुड आई ऐड इट? सो डायरेक्टली आई विल मेक इट 11 टन्स and the amount will be 2756. चलो फिर 19th को जाओ. इशू किया कितना, 4 टन्स. 4 टन्स एट द रेट ऑफ 242. एवरीवन. तो बचता है कितना, 7. ये कितना हो रहा है, 968. ऑलरेडी हमने पहले भी कैलकुलेट किया है. नाउ 2756 माइनस 968, व्हाट्स द बैलेंस, 1788. एवरीवन, आ रहा है सबको? चलो 19th हो गया. अभी अपना 26 को फिर से इशू है कितना, 3 टन्स. सो 26 को 3 टन्स, 242, 726
बचता है 4 टन्स. नाउ 1788 minus 726, 1062. Close it. 26 के बाद 30th को आ जाओ. 30th को परचेज किया कितना, 4 टन्स at the rate of 280. 1120. एवरीवन जाओ, ये बन जाएगा 8 और ये हो जाएगा 2182. करेक्ट है. फिर 31st को इशू है तुम्हारा, सो 31st को इशू कितना है, 3 टन्स. रेट विल बी 242. एवरीवन 726. तो बचता है 51456. Everyone, now see, this is your closing stock. Everyone, now actual cost of closing stock will be 5 units and amount will be how much, 1456. Okay, this is actual. Compare with the standard cost of closing stock. भाई स्टैंडर्ड कॉस्ट इसका कितना है, तो 5 यूनिट्स, एक यूनिट का स्टैंडर्ड कॉस्ट है कितना, 242. करेक्ट है. तो ये कितना आएगा, 1210. यानी देखो एक्चुअल में यू हैव पेड मोर देन स्टैंडर्ड. एवरीवन, ये एक्चुअल है तुम्हारा, ये एक्चुअल में तुमने किया है, एंड स्टैंडर्ड बोलता है इतना होना चाहिए. तो एक्चुअल इफ यू हैव पेड मोर, इट इज ऑलवेज एन एडवर्स. क्लियर है. तो कितना एडवर्स है ये, $246 एडवर्स. अभी तुम मुझे बोलो एडवर्स के वजह से तुम्हारा प्रॉफिट जो है वो बढ़ेगा या कम होगा, कम होगा. तो प्रॉफिट को कम करने के लिए पीएनएल को डेबिट करना पड़ेगा या क्रेडिट करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा. So therefore 246 will be debited to profit and loss account. Everyone, therefore 246 will be debited, everyone, to your profit and loss account. ये मैंने क्यों ऐसा बताया, क्योंकि if you remember ये last part, how would you deal with the difference in material price variance while preparing the profit and loss account for the month. Abhi, let me correct them for all my students who have here कि भाई मिस अगर ये एडवर्स है तो उधर -20 होना चाहिए, राइट. तो दे आर रॉन्ग इन फ्रेमिंग द सेंटेंस. ओके, इधर उन्होंने बोला ना द डेबिट बैलेंस ऑफ प्राइस वेरिएशन, विच इज रॉन्ग. इट शुड बी द डेबिट टू द स्टॉक. Are you getting it? Debit to the stock कितना डेबिट होना चाहिए, 20 का. Are you getting it? That is what they should not have used the word price variation. And if they have used the word price variation, then they should say that the debit to stock due to price variation is 20. अभी स्टॉक को डेबिट करना है, दैट मीन्स स्टॉक को इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है, इंक्रीज करना है. Are you getting it? तो स्टॉक तुम्हारा कितना है ओपनिंग का, 2400. अभी इसको अगर इंक्रीज करना है तो यू विल एड इट हाउ मच, 20. एंड ये जो कॉस्ट होगा, दिस इज अ कॉस्ट ऑफ हाउ मेनी यूनिट्स, 10 यूनिट्स. तो पर यूनिट का कॉस्ट तुमको मिलेगा 242. एवरीवन, यानी व्हाट इज मिसिंग इज द डेबिट बैलेंस इज नॉट ऑफ द वैरिएंस, it is debit to the stock due to price variance. Am I clear now? अभी ये हो रहा है, एक्सेप्ट हो रहा है, डाइजेस्ट हो रहा है तुमको. तो
तो प्लीज उधर लिखो that the module language is insufficient, the language is as, the module language is insufficient, debit to the stock ₹20 due to price variation. Debit to the stock ₹20 due to price variation. क्लियर है? अभी स्टॉक को डेबिट करना है यानी स्टॉक को बढ़ाना है, इसलिए वो 20 को ऐड करो. एंड अगर उन्होंने बोला क्रेडिट टू द स्टॉक ड्यू टू प्राइस वेरिएशन यानी उसको माइनस करना है. क्लियर है? देखो रॉन्ग में से उसका इंटरप्रिटेशन करना वो तभी कर सकते हो इफ यू हैव अ प्रॉपर विजन. बट आई वॉज हैप्पी दैट माई 2 स्टूडेंट एटलीस्ट दे वर नॉट एक्सेप्टिंग इट कि मिस नहीं ये तो माइनस आना चाहिए था, तो एग्रीड. यस, सो दे आर रॉन्ग इन देयर लैंग्वेज. ठीक है, तो जब ऐसा लैंग्वेज आएगा तो समझ जाओ उनको क्या बोलने का है. ठीक है, डन एवरीवन. So now the last question of the module and we are done with our material costing. Are you cleared with material costing? Yes. हमने क्या क्या किया पता है? पहले क्या किया? How much, फिर when, और अभी stock valuation. Okay. अभी stock valuation as per methods हमने देखा. Methods में क्या क्या देखा हमने? LIFO, FIFO, weighted average and all those things. Thereafter replacement cost, standard cost, base stock भी देखा जिसको कभी हाथ नहीं लगाने का. लेकिन base stock में याद रखो या तो वो LIFO होना चाहिए, FIFO होना चाहिए, weighted average होना चाहिए, या फिर replacement होना चाहिए, या फिर standard होना चाहिए. कुछ भी हो सकता है, उसको हाथ नहीं लगाना. क्लियर है? यानी सिर्फ बेस स्टॉक मेथड नहीं आ सकता है, बेस स्टॉक के साथ कोई ना कोई एक मेथड आना जरूरी है. क्लियर है? ओके. अभी जो हम करेंगे दैट इज द वंडरफुल चार्म. लाइक इफ यू रिमेम्बर मैंने तुमको बोला था कि स्टॉक में बैठ के क्या क्या आगे जा सकता है. आर यू गेटिंग इट? तो स्टॉक के कॉस्ट में क्या क्या आना चाहिए, मटेरियल के कॉस्ट में क्या क्या आना चाहिए. तो बस जो जो खर्चा तुम मटेरियल के लिए इनकर्ड करते हो वो सारा हैज टू कम इन द कॉस्ट ऑफ योर मटेरियल. एम आई क्लियर? whatever cost you incurred from the day when you purchase, जहां से परचेस किया वहां से लेके तुम्हारे गोडाउन में वो आया, आर यू गेटिंग इट? वहां तक का सारा कॉस्ट प्लस फिर अगर गोडाउन का जो कॉस्ट रहेगा वो उसमें ऐड होगा. दैट इज द कॉस्ट ऑफ योर मटेरियल. ये बेसिक चीजें अगर याद रखी ना तो फिर बाद में वैरायटी ऑफ एक्सपेंस का अलग अलग नाम हो सकता है. आर यू गेटिंग इट? तो इसमें क्या नहीं आएगा, कॉस्ट में क्या नहीं आएगा? तो सबसे पहला तो ट्रेड डिस्काउंट नहीं आएगा यानी माइनस करना है. इफ यू रिमेम्बर 11th स्टैंडर्ड में भी तुम जर्नल एंट्री जब करते थे तो ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद का जो अमाउंट होता है दैट इज द कॉस्ट ऑफ योर गुड्स. एवरीवन, तो अगर सामने वाले ने तुमको ट्रेड डिस्काउंट दिया है तो 100% बॉस वो माइनस करने के बाद अपना इनवॉइस बनता है. क्लियर है? लेकिन अगर कैश डिस्काउंट दिया है तो क्या वो माइनस होगा? नहीं. Cash discount is for prompt payment given by a creditor. Are you getting it? That is nowhere related with the cost of my material. तो कैश डिस्काउंट को माइनस नहीं करने का when you are calculating what? Cost of the material. Am I clear? Everyone. For example, तुम्हारा 11th standard रिपीट करती हूँ. अगर ऐसा रहेगा सपोज purchased goods worth rupees 10,000 at the rate of 10% TD and 5% CD. ओके, तो तुम क्या करते थे? 10,000 में से सबसे पहला क्या माइनस होता है? ट्रेड डिस्काउंट जो 1,000 होता है, और ये आता है 9,000.
फिर इसमें से माइनस होगा कैश डिस्काउंट इफ इट इज अ कैश ट्रांजैक्शन, ये 5% ये वाले फिगर पे रहेगा विच इज 450 माइनस करके दिस इज द अमाउंट दैट यू हैव पेड, करेक्ट है. Now your purchases, if you're purchasing, your purchases will be debited by 9,000 and not by 8550. Agreed? तो इसका मतलब the cost of the material will be this after minusing the trade discount but not the cash discount. Cash discount minus नहीं करने का. Clear है? अच्छा, अभी वो मटेरियल वहां से यहां तक लाने का सब खर्चा will be added in the cost of the material. अभी वहां से यहां तक लाने का खर्चा क्या क्या होगा? कैरेज, फ्रेट, एवरीवन. अगर सपोज तुम्हारा मटेरियल बहुत डेलिकेट है, जैसे यू नो कांच एंड ऑल आती है, तो दैट टाइम वो कुछ भी हो सकता है ना इन बिटवीन उसके साथ, तो इसीलिए यू टेक इंश्योरेंस. आर यू गेटिंग इट? नाउ सी इंश्योरेंस इज टेकन टू ब्रिंग इट हियर in a safe condition. Even that will be included in the cost of your material. Everyone, दिमाग के सामने विजन रखो वहां से यहां तक. क्लियर एवरीवन? ओके. फिर उसके बाद ऑब्वियसली वो कांच है ना, ऐसे हाथ में ओपन नहीं आ सकती है, उसके लिए एक पर्टिकुलर पैकिंग लगती है. तो तुमने वो वाली पैकिंग डाली. आर यू गेटिंग इट? तो वो वाला पैकिंग भी तो कॉस्ट ही हो गया ना मटेरियल का, वो भी आएगा. लेकिन सम पैकिंग ऐसे होता है जो रिटर्नेबल हो सकता है, जो तुम क्या कर सकते हो, रिटर्न कर सकते हो. और जब तुम रिटर्न करते हो तो सामने वाला तुमको उसका कुछ ना कुछ पैसा देता है. वो पूरा पैसा नहीं देगा, लेकिन वो कुछ ना कुछ देगा. यानी इफ द पैकिंग, जो भी पैकिंग है वो अगर रिटर्नेबल रहेगा, एवरीवन, अगर वो क्या है, रिटर्नेबल है. जैसे मैंने बोला वो जो बॉक्स है जिसके अंदर कांच आएगा, ओके, उन्होंने क्या किया, एक जो ये रहता है ना, हम बोलते हैं कार्डबोर्ड जो होता है, कार्डबोर्ड पेपर, वो बहुत ही हार्ड कार्डबोर्ड पेपर है, मीन्स सेम लाइक अ वुड पकड़ लो. एंड फिर उसके अंदर है ना, उन्होंने एक फिक्स कंपार्टमेंट बनाए हैं ताकि वो कांच ऐसे के ऐसे जाए और वो हिलेगी नहीं. तो बोलो वो एक्सपेंसिव रहेगा ना, राइट? तो अभी उसमें से मुझे भेजा है, अभी सामने वाले ने मुझे बोला कि देखो वो ये मेरे को दे रहा है ना, तो वो इसका कॉस्ट लगाएगा या नहीं लगाएगा, पैकेज का ऑब्वियसली लगाएगा. अभी उसका कॉस्ट है 200 रुपीज, मेरे कांच का कॉस्ट है 10,000 रुपीज, तो मेरे लिए कॉस्ट होगा 10,200. समझ में आ रहा है? लेकिन सामने वाले को है ना वो चीज की जरूरत है, वो बोला है अगर तुमने इसको रिटर्न किया ना इतने दिन में तो हम तुमको 50 रुपीज दे देंगे. एवरीवन, तो अभी तुम मुझे बोलो, क्या मुझे वो बॉक्स का कॉस्ट 200 हुआ? 150 अगर मैंने रिटर्न किया तो जब भी मैं उसको रिटर्न करूंगी तो मुझे जो भी पैसा मिलेगा आई विल रिड्यूस इट फ्रॉम माई कॉस्ट ऑफ मटेरियल. क्लियर है एवरीवन? फिर उसके बाद ऑब्वियस है तुम परचेज करते हो तो तुमको जीएसटी पे करना पड़ता है. क्लियर है? तो जीएसटी विल बी एडेड इन द कॉस्ट और नॉट? जीएसटी ऐड करके भी इनवॉइस बनता है ना, जीएसटी विल बी एडेड. क्लियर है? वो तो अलग बात है, हम उसका क्रेडिट लेते हैं, तो जब क्रेडिट लेंगे तो इट विल नॉट फॉर्म अ पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ द मटेरियल. याद रखो, क्रेडिट लिया ना जीएसटी का, ओके, डजंट फॉर्म अ पार्ट ऑफ मटेरियल देन, बट देन योर बुक इज नॉट फॉलोइंग दैट, दे आर कंसिडरिंग एज अ पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ योर मटेरियल. क्लियर है? ओके, so now let us see one question, beautiful question. किसका क्या हुआ, मैंने लिखा या नहीं? अच्छा तुमने लिखा नहीं है, क्वेश्चन नहीं किया? अच्छा हाँ ये पार्ट, हाँ 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 हाँ, ओके, हाँ ये तो इम्पोर्टेंट है, लिखो 5 units valued at, इधर लिखो, हाँ
valued at rupees 1456. Completed? आगे जाओ. Illustration 17, page number 103. Start. The particulars relating to 1200 kg of certain raw material purchase. हमने कितना परचेज किया? 1200 kg परचेज किया. This has been purchased during the month of June and they were as follows. Lot prices quoted by the supplier and accepted by the company for placing the purchase order. If our lot size is up to 1000 kg, we can purchase at 22 rupees. If it is between 1000 to 1500 kg, we can purchase at 20 rupees. And if it is between 1500 to 2000 kg, we can purchase at 18 rupees. Now tell me, we have purchased how many kg? तो हम ये वाले लॉट में है, तो our purchase price will be 20 rupees per kg. Correct है? Then there was a trade discount of how much percent? 20%. बोलो trade discount क्या होगा? माइनस होगा. Very good. Then additional charge for container, यानी ये मटेरियल लाने के लिए we'll need a container and this container का charge is at the rate of rupees 10 per drum for how much kg? 25. यानी एक ड्रम में 25 kg फिट हो सकता है. तो हम कितना परचेज कर रहे हैं? 1200 kg. तो 1200 के लिए हमको कितने ड्रम्स लगेंगे? तो 8 ड्रम्स हमको लगेंगे. एक क्लियर है? 48 ड्रम्स हमको लगेंगे. एंड एक ड्रम का कॉस्ट कितना है? 10. यानी ये कॉस्ट आएगा 480 का. एक क्लियर है? देन क्रेडिट अलाउड ऑन रिटर्न ऑफ कंटेनर इज एट द रेट ऑफ, यानी जब रिटर्न करेंगे तभी हमको 8 रुपीज पर ड्रम मिलेगा. कितना ड्रम है? 48 ड्रम इंटू 8 कितना? 384 का क्रेडिट मिलेगा. करेक्ट है? नाउ सी GST at the rate of 12% on what? Raw material and 5% on drum. यानी पहले बात तो सामने वाला बेचते वक्त वो दोनों भी बेचेगा. क्या बेच रहा है? वो मटेरियल बेच रहा है और वो ड्रम बेच रहा है. मटेरियल पे रेट ऑफ GST कितना है? 12%. ड्रम पे कितना है? 5%. एवरीवन ठीक है. नाउ टोटल फ्रेट paid by the purchaser is how much? Bolo, freight will be included or not? Yes. Insurance is at the rate of 2.5% on the net invoice value paid by the purchaser. यानी परचेजर जो भी नेट इनवॉइस वैल्यू पे करेगा उस पे उसको इंश्योरेंस लगेगा. बोलो इंश्योरेंस विल बी कंसिडर्ड और नॉट? यस. 2.5%. Stores overhead applied at the rate of 5% on total purchase cost of material. अभी तुम मुझे बोलो ये जो है stores overhead ये कब होगा? Stores का मतलब जहां पे तुम स्टोर करते हो. Are you getting it? तो उसका ओवरहेड चार्ज होता है मटेरियल को, लेकिन वो कब होगा? आने के बाद. यानी ऑल दिस कॉस्ट होने के बाद. एम आई क्लियर? द एंटायर क्वांटिटी वाज रिसीव्ड एंड इट वाज इशूड टू प्रोडक्शन. द कंटेनर आर returned in due course.
draw up a suitable statement to show total cost of material purchased and a unit cost. A unit cost means एक यूनिट का कितना परचेज किया है तुमने 1200 kg, तो जो भी टोटल कॉस्ट है उसको 1200 से डिवाइड किया तो यू विल गेट ऑफ 1 kg। क्लियर है? ओरली कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करो ना, ओरली। ओरली 20 पहला 20 पे क्या माइनस होगा? सबसे पहला ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट कितना परसेंट? 20%। 20% ना, जो कितना आएगा 4 रुपीज ट्रेड डिस्काउंट माइनस करोगे 16 इंटू 1200 क्या आया 19200 एवरीवन। चलो फिर इसमें क्या आएगा तुम्हारा ड्रम। ड्रम हम कितने में कितना देना पड़ेगा 480। चलो ऐड करो 480। ये इतने का परचेजेस है तुम्हारा एवरीवन, कितना 19680। सामने वाला पहला बिल बनाएगा ना, वो बिल में पहला फ्राइट ऐड करेगा, इंश्योरेंस ऐड करेगा, या फिर ये इसका कॉस्ट ऐड करेगा? कॉस्ट ऐड करेगा। क्या वो इंश्योरेंस पे जीएसटी ले सकता है? नहीं। क्या वो फ्रेट पे जीएसटी ले सकता है? नहीं, वो उसका सर्विस नहीं, वो तुमको क्या बेच रहा है? मटेरियल एंड द ड्रम। तो जीएसटी किस पे लगेगा? मटेरियल एंड द ड्रम। तो मटेरियल का कितना आया तुमको कॉस्ट 19200 एंड ड्रम का कितना कॉस्ट आया 480। चलो तो 19200 पे कितना आएगा जीएसटी 12% रॉ मटेरियल पे कितना 04 प्लस ड्रम पे 480 इंटू 5% कितना आया 24। ऐड कर दो 2328। ये आ गया ये 2328 एवरीवन। तो उसने बनाया हुआ जो बिल है सामने वाले ने, इसको बोलते हैं इनवॉइस प्राइस। एम आई क्लियर? तो इनवॉइस प्राइस विल कंटेन योर मटेरियल एंड उसके साथ दिया हुआ पैकेज पे ऐड क्या करने का जीएसटी। एम आई क्लियर? अभी इस पे तुम्हारा सारा खर्चा आते जाएगा। चलो एक एक खर्चा, लेट अस स्टार्ट। एक एक खर्चा क्या क्या खर्चा है। फ्रेट कितना आएगा 240, क्लियर कट, कैरेज वाला बंदा। अच्छा अभी तुम मुझे बोलो इंश्योरेंस वाला, इंश्योरेंस वाला क्या फ्रेट पे इंश्योरेंस कवर करोगे? तो फ्रेट यानी जो कैरेज आएगा, जो टैक्सी आएगा, ट्रक आएगा, उसका इंश्योरेंस लोगे? उसके कॉस्ट का नहीं। तुमको इंश्योरेंस किसका लेना है? अंदर जो पड़ा हुआ तुम्हारा मटेरियल है, जो गुड्स आ रहा है, तो उसका सामने वाले बंदे ने इनवॉइस बनाया है। उसका इनवॉइस कितने का बना है 22,008 रुपीज का एवरीवन। अभी इंश्योरेंस इस पे कैलकुलेट करो 2.5%, कितना 550.2। ये 22,008 तुमको पहले ही आया था। अभी इसमें ऐड करो इंश्योरेंस एट द रेट ऑफ 2.5%, 550.20 एवरीवन। ऐड करो फ्रेट, फ्रेट का भी खर्चा आएगा ना, कितना 240। चलो ऐड कर दो टोटल, कितना आया 22,700। ओके अभी ये मटेरियल किधर आया? गोडाउन में। मटेरियल निकालने के बाद क्या तुम कंटेनर को रिटर्न कर रहे हो? क्या वो कंटेनर ड्यूरेबल है? यस ड्यूरेबल ही रहेगा, इसलिए सामने वाला वापस ले रहा है ना। अगर वो वन टाइम यूज रहेगा तो कोई रिटर्न नहीं लेगा तुमसे। समझ में आ रहा है? पेप्सी का टिन पीने के बाद टिन वापस दोगे तो वो लेगा क्या? नहीं। लेकिन वो कांच का बोतल है वो वापस लेता है, वो रिटर्नेबल होता है, उसको ड्यूरेबल बोलते हैं। क्लियर है? तो क्या ये ड्यूरेबल है?
तो वो जो रिटर्न लेगा तो वो माइनस होगा ना मेरा कॉस्ट, एवरीवन। और हमने क्या रेट पे रिटर्न किया है, 8 रेट पे, तो 384 का क्रेडिट मिलेगा। चलो माइनस करो 384, 22414.20। तो इतना मटेरियल तुम्हारे स्टोर्स पे पड़ा है अभी, दिस इज द कॉस्ट ऑफ योर मटेरियल। आर यू गेटिंग इट? दिस इज द कॉस्ट ऑफ द मटेरियल जो तुमने खरीदा है, तुम्हारे गोडाउन में आया। अभी इस पे तुम गोडाउन का खर्चा ऐड करोगे जिसको हम बोलते हैं स्टोर्स का ओवरहेड। एंड स्टोर्स का ओवरहेड कितना बोला है, 5% ऑन द टोटल परचेज कॉस्ट ऑफ मटेरियल। तो अभी इस पे 5% ऐड कर दो, 22414.20 पे 5%, हाँ, डबल 1120.7 ऐड करो। नाउ दिस इज योर, ये मटेरियल अभी स्टोर्स में आया, स्टोर्स का भी खर्चा ऐड हो गया। अभी ये मटेरियल किधर जा रहा है, प्रोडक्शन के लिए, पूरा का पूरा मटेरियल। देखो क्या बोला है, material are issued to, ये देखो, the entire quantity received was issued to, समझा? तो जब तुम प्रोडक्शन पे इसको इशू करोगे तो कहाँ से इशू करोगे, स्टोर्स पे से। तो मटेरियल का पूरा खर्चा वहां तक क्या क्या हुआ, एक तो वहां से जहां से परचेज किया वहां से यहां तक लाने का, फिर उसके ऊपर किसका खर्चा किया, स्टोर्स का। Are you getting it? That is the total cost of the material that you have issued to your production. Am I clear? चलो स्टोर्स का कितना खर्चा हुआ, 5%. So this is your material purchase cost. Everyone, purchase cost कितना आया तुमको, 23.5. Everyone, divide by how many kg? Therefore, cost of material 19.6124 per kg. Everyone, cost of material issued to production. Everyone, सिर्फ अगर तुमको पूछा what will be the purchase cost of material, तो this is your answer. नहीं सॉरी, नॉट दिस, मैंने गलत सर्कल किया, हाँ, देन दिस इज योर आंसर, ये परचेज कॉस्ट है। एंड व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ मटेरियल इश्यूड टू द स्टोर, देन दिस इज द आंसर, इश्यूड टू द प्रोडक्शन। एम आई क्लियर एवरीवन? तो एक बार फिर से, परचेज कॉस्ट का मतलब होता है उस मटेरियल को जिधर खरीदा वहां से लेके गोडाउन तक आने का सारा खर्चा, एंड फिर इतने में जो भी रिटर्न कर रहे हो उसका जो भी पैसा मिलेगा वो क्या होगा, माइनस होगा। एम आई क्लियर? यस, थोड़ा सा और बढ़ाओ। सपोज ये जो तुम 1200 kg ला रहे हो मटेरियल, वो तुमको पता है ना, पोटेशियम परमैंगनेट और ये सब ऐसा रहता है, एयर के कनेक्ट में आता है तो इवेपोरेट होता है। आर यू गेटिंग इट? तो है ना, मुझे पता है, तो 1200 मैंने परचेज तो किया है, लेकिन मेरे गोडाउन के स्टोरेज में वो जाते जाते उसमें से 200 चला जाने वाला है। वो बाय डिफॉल्ट नेचर है, उसको मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। तो वो 200 मेरा क्या हो जाएगा, नॉर्मल लॉस। एवरीवन, तो अगर ये यहाँ पे कॉस्ट ऑफ मटेरियल मुझे अगर पूछा व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ मटेरियल, नाउ फॉरगेट अबाउट ऑल दिस, आई एम टॉकिंग अबाउट कॉस्ट ऑफ मटेरियल, आगे भी आ जाएगा वो, बट अभी तो फिलहाल में कॉस्ट ऑफ मटेरियल। तो ये कॉस्ट ऑफ मटेरियल मुझे अगर पर केजी पूछा कितना है, तो व्हाट शुड आई डू, should I divide it by 1200 or I should divide it by 1000? पक्का 1000,
लेकिन 200 तुम्हारे हाथ में है क्या? कभी आएगा भी नहीं। पहली बात तो ये नॉर्मल लॉस है या एबनॉर्मल लॉस है? डिवाइड बाय 1000 बस। यू कैन नॉट हेल्प इट, इट इज गोइंग टू हैपन। समझ रहा है? यानी नाउ यहाँ पे पर यूनिट निकालते वक्त यू विल नॉट डिवाइड बाय 1200, एवरी टाइम यू विल डिवाइड बाय। समझ रहा है? क्लियर है? ओके अभी दूसरा एग्जाम्पल। अभी ये पोटेशियम परमैंगनेट नहीं था, ओके ये 1200 परचेज किया, आते आते वक्त कुछ ना कुछ चोरी वोरी हो गया, किसी ने उड़ा लिया। पक्का? अभी कितने से डिवाइड करो? 1200। पक्का? हाँ। क्यों? लेकिन आया तो 1000 ही इधर मेरे इधर। मेरे गोडाउन में 1000 पहुंचा है, तो मैं इसको किससे डिवाइड करूं? 1000 से या 1200 से? हाँ लेकिन गोडाउन में मेरे पास 1000 पड़ा है ना, तो आई वांट टू नो द कॉस्ट ऑफ 1 kg, तो आई शुड डिवाइड इट बाय 1000 और 1200। 1200 इज द करेक्ट आंसर। अभी तुम पूछो फिर वो मिस 200 किधर है? 200 नहीं है ना, उसका कॉस्ट निकालने का एंड प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में डाल देने का। लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय व्हाटएवर एबनॉर्मल एक्टिविटी। आर यू गेटिंग इट? अभी डिफरेंस क्या होता है देखो, जब मैं इसको 1000 से डिवाइड करती हूँ तो मेरा कॉस्ट पर केजी जो आता है वो है ये बोलो कितना आ रहा है? 222.41420, करेक्ट है? एंड जब मैं इसको 1200 से डिवाइड करती हूँ तो कितना आता है देखो कॉस्ट? 18 ओके अभी देखो, इसको फिर क्या करने का पता है? इसमें से जो 200 का लॉस हुआ है मल्टीप्लाई करके चार्ज टू पीएनएल, एवरीवन, एंड इसको मल्टीप्लाई बाय 1000 करके चार्ज टू प्रोडक्शन। समझ में आ रहा है? और इसको जब ये नॉर्मल लॉस है, ये पूरा का पूरा यानी 22,414.20 चार्ज टू प्रोडक्शन होता है। क्यों पीएनएल में नहीं जाएगा भाई? वाई आई विल मैं लॉस क्यों उठाऊं? बस तुमको ये वाला ऐसा मटेरियल चाहिए जिसमें ये होना ही है, तो उसका लॉस आई विल पास, उसका जो भी बर्डन है आई विल शिफ्ट टू कस्टमर। एग्रीड और नॉट? एंड यू कैन सी इसीलिए ये जो कॉस्ट है ये हाइयर आता है, लेकिन वही अगर एबनॉर्मल लॉस आएगा तो कस्टमर बेयर नहीं करेगा। समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो याद रखो मैक्सिमम क्या हो सकता है, उधर से इधर आते वक्त लॉस हो सकता है, तो वो लॉस सोचने का भाई नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। अगर नॉर्मल है बर्डन शिफ्ट्स टू द कस्टमर, देयरफॉर डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड जो भी यूनिट्स आएगा, एवरीवन। लेकिन वही अगर एबनॉर्मल है तो टोटल से डिवाइड करके जितना भी एबनॉर्मल लॉस है उसका कॉस्ट निकालो और पीएनएल के डेबिट में डालो। क्लियर? वैसे जब हम आगे और जाएंगे तो ये सब अपने को प्रोसेस में एनऑल करना पड़ेगा, तो और दिमाग अपना ओपन हो जाएगा। ठीक है? चलो, तो ये स्टेटमेंट तुम करोगे? कैन आई एक्सपेक्ट दैट? यस? फिर से एक बार खुद बैठो, खुद करो, एंड देन फिर यहाँ पे देखने का, ठीक है? जरूरी नहीं है इन्होंने ऐसा किया यानी तुमको ऐसा करना है, उन्होंने इधर यूनिट कॉस्ट फिर बाजू में टोटल कॉस्ट, नहीं, तुम टोटल कॉस्ट बनाओ, बाद में डिवाइड बाय यूनिट्स करो, बोलो कॉस्ट पर यूनिट। एम आई क्लियर? इट्स अप टू यू, ठीक है? सो आई एम डन विद मटेरियल।